नमस्कार दोस्तों, मैं जितावो आप सभी का स्वागत करता हूं कैड मैनिएक चैनल में। यहाँ हम लोग कंप्लीट ऑटोकैड 2D प्लस 3D सीखने वाले हैं हिंदी में। बहुत से लोगों ने सजेस्ट की थी कि मैं ऑटोकैड के हिंदी में ट्यूटोरियल्स बनाऊं, तो ये ऑटोकैड का हिंदी में मेरा पहला ट्यूटोरियल है। आप लोगों को अगर ये पसंद आए तो इसे ज़रूर से सपोर्ट कीजिए और कमेंट कीजिए क्या इसे हमें कंटिन्यू रखना है या नहीं। ये ऑटोकैड ट्यूटोरियल्स बिगिनर्स लेवल से शुरू होकर एडवांस लेवल तक जाएंगे और ये पर्टिकुलर ऑटोकैड ट्यूटोरियल बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है। आपको ऑटोकैड के बारे में कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। बस सबसे पहले आप लोग ऑटोकैड को ऑटोडेस्क के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए और फिर उसे इंस्टॉल कर लीजिए। सिस्टम रिक्वायरमेंट को ज़रूर से चेक कर लीजिए ऑटोकैड को इंस्टॉल करने से पहले। मैंने कुछ लैपटॉप्स के लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, आप चाहे तो उन्हें चेक कर सकते हैं। मैं जो वर्ज़न अभी यूज़ कर रहा हूँ वो ऑटोकैड 2018 वर्ज़न है। आप चाहे तो कोई भी वर्ज़न यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी आप जो स्क्रीन में देख रहे हैं वो ऑटोकैड का लॉन्च स्क्रीन है। ऑटोकैड को स्टार्ट करते ही सबसे पहले आपको ये स्क्रीन दिखेगा। यहाँ आपका नोटिफिकेशंस विंडो है। यहाँ आपको अपडेट्स वगैरह के कुछ नोटिफिकेशंस दिए जाते हैं। नीचे आपका कनेक्ट का विंडो है। यहाँ से आप ऑटोकैड 360 ऐप में साइन इन कर सकते हैं। बाकी यहाँ आपके कुछ रिसेंट डॉक्यूमेंट्स दिखेगा। जिन भी डॉक्यूमेंट्स को आपने रिसेंटली एक्सेस किया है वो आपको यहाँ दिख जाएंगे। आप चाहे तो किसी भी डॉक्यूमेंट को यहाँ से ओपन कर सकते हैं और दोबारा से काम कर सकते हैं। इसके बारे में हम आखिर में जानेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ लर्न लिखा हुआ है, तो इस लेफ़्ट एरो में अगर आप क्लिक करते हैं यहाँ आपको एक अलग सा स्क्रीन दिखेगा। बिल्कुल बाएं तरफ इस वर्जन से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है, जो भी नए फीचर्स ऐड किए गए हैं वो सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप चाहे तो इन वीडियोस को प्ले करके देख सकते हैं। बीच में यहाँ आपको कुछ बेसिक से वीडियो मिल जाएंगे, आप चाहे तो इन वीडियोस को भी प्ले करके देख सकते हैं। यहाँ कुछ टिप्स वगैरह दिए हुए हैं और यहाँ से आप चाहे तो ऑटोडेस्क से सपोर्ट या फिर सर्विस के बारे में जान सकते हैं या फिर उनसे सपोर्ट ले सकते हैं। तो ये आपका लर्न स्क्रीन हो गया। वापस से क्रिएट में चलते हैं। अब फाइनली अगर आपको कोई भी ड्राइंग स्टार्ट करना है तो सिंपली आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। आप यहाँ से कोई भी टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं। यहाँ आपको कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, लेकिन इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हम लोगों को अभी नहीं करना है। हमको सिंपली यहाँ स्टार्ट ड्राइंग पे लेफ़्ट क्लिक कर देना है और क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ एक नया सा ड्राइंग विंडो खुल चुका है। अब हम अच्छी तरह से इस इंटरफेस को जानेंगे। उससे पहले हम लोगों को कुछ सेटिंग्स में चेंज कर लेना है। तो आपको सिंपली OP लिख कर अपने कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस कर देना है। एंटर की जगह आप लोग स्पेस बार प्रेस करने की हैबिट कर लीजिए, दोनों सेम काम करते हैं। स्पेस बार बड़ा सा होता है और बिल्कुल सामने की तरफ रहता है, तो इसको आप बिना देखे भी प्रेस कर सकते हैं। तो आपको ये हैबिट बिल्कुल पहले से कर लेना है। तो स्पेस बार प्रेस करते ही आप देख सकते हैं ऑप्शंस का विंडो खुल चुका है। ये सारे डिफरेंट टैब्स हैं, फाइल्स टैब, डिस्प्ले टैब वगैरह। तो डिस्प्ले टैब में आप इस कलर्स ऑप्शन में क्लिक कीजिए। यहाँ यूनिफॉर्म बैकग्राउंड सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ उसका कलर कोड है। तो यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। मैं इसको ब्लैक रखना प्रीफर करता हूँ, तो ब्लैक को सिलेक्ट करके अप्लाई एंड क्लोज में क्लिक कर देना है। फिर से यहाँ अप्लाई में क्लिक कर देना है, फिर ओके में क्लिक कर देना है और आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो चुका है। और स्क्रीन के ऊपर आप जो वाइट कलर का प्लस का आइकन देख रहे हैं उसे ऑटोकैड के लैंग्वेज में क्रॉस हेयर कहते हैं। तो इसका भी कलर हम चेंज करेंगे। तो हमें वापस से ऑप्शंस में जाना है, लेकिन हम फिर से OP टाइप नहीं करेंगे, हम जस्ट एंटर या स्पेस बार को प्रेस करेंगे। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में आपको लास्ट कमांड रिपीट करने के लिए बार बार एक कमांड को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जस्ट स्पेस बार प्रेस करके लास्ट कमांड को रिपीट कर सकते हैं। यह आप लोगों को अपने दिमाग में डाल लेना है। तो जैसे ही मैंने स्पेस बार को प्रेस किया, आप देख सकते हैं ऑप्शंस का विंडो दोबारा से ओपन हो चुका है। फिर दोबारा से कलर्स में क्लिक कीजिए, यहाँ से क्रॉस हेयर को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से कलर को चेंज कर दीजिए। फिर अप्लाई एंड क्लोज में क्लिक कर दीजिए। फिर ओपन एंड सेव टैब में जाइए। यहाँ ऑटोमेटिक सेव का ऑप्शन दिया हुआ है। अभी ये इंटरवल 10 मिनट्स पर सेट किया हुआ है। मैं इसको 1 मिनट कर देता हूँ ताकि ये हर 1 मिनट में मेरे ड्राइंग को सेव करता रहे। फिर से अप्लाई में क्लिक कर दीजिए। फिर यूज़र प्रेफरेंस टैब में जाइए। अब जिस सेटिंग्स के बारे में मैं बताने वाला हूँ वो ऑटोकैड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जिसको आपको ज़रूर से करना है।
जिसको करने से आप ऑटोकैड को बहुत फास्ट यूज़ कर सकेंगे। जैसे कि हम लोग स्पेस बार से लास्ट कमांड को रिपीट कर सकते हैं, वैसे ही हम राइट क्लिक करके भी लास्ट कमांड को रिपीट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ राइट क्लिक कस्टमाइजेशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इस टाइम सेंसिटिव राइट क्लिक को ऑन कर देना है। मेरा फ़िलहाल ये टिक किया हुआ है। उसके बाद अप्लाई एंड क्लोज में क्लिक कर दीजिए और फिर अप्लाई कर ओके पर क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं क्रॉस हेयर का कलर भी चेंज हो चुका है और राइट क्लिक पे आपका लास्ट कमांड रिपीट हो रहा है या नहीं उसको आप चेक कर लीजिए। तो जैसे ही मैंने राइट क्लिक किया, ऑप्शंस का विंडो फिर से खुल चुका है, तो इसका मतलब ये सही से काम कर रहा है। तो बस यहाँ और कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको क्लोज कर सकते हैं। अब हम लोग ड्राफ्टिंग सेटिंग्स में कुछ चेंज करेंगे। तो आप अपने कीबोर्ड से DS लिखकर स्पेस बार को प्रेस कीजिए। तो ये ड्राफ्टिंग सेटिंग्स का विंडो खुल चुका है। यहाँ आप डायनेमिक इनपुट टैब में जाइए, यहाँ पॉइंटर इनपुट सेटिंग्स में क्लिक कीजिए और फिर इस रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स को एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर दीजिए। इसको हम लोग बाद में अच्छे से समझेंगे, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही समझ लीजिए कि ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसको हम ऑटोकैड में UCS बोलते हैं, यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये हमारा एक्चुअली ऑरिजिन होता है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स में और रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स में हमारा ऑरिजिन चेंज होता रहता है। अभी के लिए बस इतना ही जान लीजिए और फिर ओके को प्रेस कर दीजिए और फिर से ओके पर क्लिक कीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही हम लोग स्टार्ट ड्राइंग पर क्लिक किए थे तो हमारा ये ड्राइंग टैब खुल गया था। तो अभी हम लोग अच्छी तरह से इस इंटरफेस को जान लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ बाएं ओर ये जो ए लिखा हुआ है इसे हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन मेनू। रेविट के केस में यहाँ R लिखा होता है। किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इसे हम एप्लीकेशन मेनू ही बोलते हैं। तो जैसे ही हम इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो किसी भी बेसिक से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरह यहाँ कुछ फंक्शंस दिए रहते हैं, जैसे न्यू, ओपन, सेव एज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, पब्लिश, प्लॉट, ड्राइंग यूटिलिटीज़ वगैरह, जिन्हें हम ड्राइंग स्टार्ट करते वक्त जानेंगे। यहाँ से आप ऑप्शंस में भी जा सकते हैं और दाएं और कुछ रिसेंट डॉक्यूमेंट्स दिए रहते हैं जिसे हमने रिसेंटली एक्सेस किया होता है। तो ये हो गया एप्लीकेशन मेनू। इसके ठीक दाएं ओर जो बार है उसे हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। यहाँ सब सेम चीज़ें ही होते हैं, जैसे न्यू, ओपन, सेव एज, प्लॉट वगैरह। बस यहाँ से हम लोग इन फंक्शंस को सिर्फ एक ही क्लिक में एक्सेस कर सकते हैं, इसीलिए इसे क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है। अगर हम एप्लीकेशन मेनू के अंदर जाके इन फंक्शंस का इस्तेमाल करना चाहे तो हमें एक क्लिक तो एप्लीकेशन मेनू के अंदर जाने के लिए ही करना पड़ेगा और दूसरे क्लिक से हम इन फंक्शंस को एक्सेस करेंगे। तो आप अपने हिसाब से क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो किसी भी टूल को क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ऐड करने के लिए आप उस टूल पर राइट क्लिक कीजिए और ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार कर दीजिए। तो किसी भी टूल को क्विक एक्सेस टूल बार में डालने का फ़ायदा तो है नहीं, जो पहले से ही आपके सामने है। तो यहाँ आप उन टूल्स को डाल सकते हैं जो आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं बट वो हिडन है। जैसे कि आप चाहे तो इन टूल्स में से किसी को भी क्विक एक्सेस टूल बार में डाल सकते हैं। तो ये आपका हो गया एप्लीकेशन मेनू और ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पूरा पोर्शन मैं अपने पॉइंटर से कवर कर रहा हूँ इसे रिबन कहते हैं और इस रिबन के अंडर ये टैब्स है, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, एनोटेट टैब, पैरामेट्रिक टैब और आखिर में फीचर्ड एप्स टैब। और इन सब टैब्स के अंदर आप नोटिस करेंगे कुछ पार्टीशन लाइंस है, कुछ रेखाएं हैं। तो एक रेखा से दूसरे रेखा तक इस पार्ट को हम कहते हैं पैनल। तो ये एक पैनल बन गया, ये दूसरा, ये और एक पैनल हो गया। तो ये सारे अलग अलग पैनल्स हैं। तो इन पैनल्स के कुछ नाम भी होंगे। तो इस पैनल का नाम है ड्रॉ पैनल। ये हो गया आपका मॉडिफाई पैनल, ये एनोटेशन पैनल और इन सारे पैनल्स का नाम नीचे मेंशन किया हुआ है। तो हर एक डिफरेंट टैब में डिफरेंट पैनल्स होते हैं और हर एक पैनल के अंदर ये डिफरेंट टूल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ लाइन टूल, पॉलीलाइन टूल, सर्कल टूल, आर्क टूल वगैरह। तो फिर से एक बार जान लेते हैं। ये है एप्लीकेशन मेनू, ये हो गया आपका क्विक एक्सेस टूल बार, नीचे ये फुल रिबन, उसके अंदर टैब्स में डिफरेंट पैनल्स
और पैनल्स में ये सिंगल सिंगल टूल्स। तो बढ़ते आगे, इसे ड्राइंग टैब कहते हैं। हमने जब स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक किया था तो ये ड्राइंग टैब खुल गया था। आप चाहे तो इस प्लस सिंबल में क्लिक करके एक दूसरा ड्राइंग टैब खोल सकते हैं। तो आप जितनी मर्जी ड्राइंग टैब्स खोल के डिफरेंट ड्राइंग्स में एक साथ काम कर सकते हैं। ये हमारा ड्राइंग एरिया है जहां हम ड्राइंग करेंगे। ड्राइंग कैनवस भी कह सकते हैं इसे। यहाँ आप देख सकते हैं टॉप लिखा है और यहाँ 2D वायरफ्रेम। तो इन्हें समझते हैं। तो ये है हमारा व्यू कंट्रोल। यहाँ से हम एक 3D ऑब्जेक्ट के डिफरेंट व्यूज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये हो गया हमारा विजुअल स्टाइल कंट्रोल, जिसके ज़रिए हम एक ऑब्जेक्ट के विजुअल स्टाइल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इनको हम कुछ एग्जांपल्स के मदद से समझेंगे। तो मैं एक 3D मॉडल को ओपन कर लेता हूँ। एक 3D हाउस, एक छोटा सा विला है ये। इसको मैं थोड़ा सा ऑर्बिट करके दिखा देता हूँ। इस कंप्लीट 3D हाउस का ट्यूटोरियल और एक वॉक थ्रू का ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे उपलब्ध है। आप चाहे तो उसे चेक कर सकते हैं। मैंने आई बटन पे लिंक शेयर कर दिया है। तो चलिए व्यू कंट्रोल्स के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ अगर हम लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ सारे व्यूज़ दिए हुए हैं। आप चाहे तो किसी भी व्यू में क्लिक करके उस व्यू में जा सकते हैं। तो ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया। ये सारे फंक्शंस 3D में ही यूज़ होंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं रियलिस्टिक लिखा हुआ है। तो इसे समझते हैं। उससे पहले इसको थोड़ा ऑर्बिट कर लेते हैं। ऑर्बिट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है। फिर माउस के मिडिल बटन को, जिसे हम स्क्रॉल कहते हैं, उसे भी प्रेस करके रखना है और फिर माउस को इधर उधर करना है। तो इस प्रकार आप एक 3D ऑब्जेक्ट को 360 डिग्री घुमा सकते हैं। अब रियलिस्टिक मोड में क्या है, जो ग्लास है वो ग्लास जैसा दिख रहा है। अंदर रेलिंग्स के भी ग्लास अगर आप देखेंगे तो ये रियल ग्लास जैसा लग रहा है। डोर्स भी वुडन लग रहे हैं। तो हर एक ऑब्जेक्ट में हमने कुछ मटेरियल्स असाइन किए हैं उस ऑब्जेक्ट को रियल जैसा लगने के लिए। तो इस रियलिस्टिक विजुअल स्टाइल में मटेरियल्स असाइन करने के बाद एक ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड में जैसा दिखता है वैसे दिखाता है। अब अगर हम विजुअल स्टाइल को चेंज करते हैं यहाँ से, जैसे कि मैंने इसको अभी 2D वायरफ्रेम कर दिया। यहाँ आप देखिए ये पूरा 2D वायर फॉर्म में दिखा रहा है। तो यहाँ से हम डिफरेंट विजुअल स्टाइल में जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। ये एक्सरे मोड हो गया। इसमें वॉल सीलिंग्स के थ्रू भी आपको चीज़ें दिखेंगी। आप इनको चेंज कर करके देख सकते हैं। फ़िलहाल तो इनकी ज़रूरत है नहीं, ये सारे 3D करते वक्त हमारे काम आएंगे। तो फिर से एक बार व्यू कंट्रोल्स में चलते हैं। यहाँ से आप लोग किसी भी आइसोमेट्रिक व्यू में भी जा सकते हैं। तो मैं यहाँ से साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू में क्लिक करता हूँ। तो देखिए ये साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक में आ चुका है। बट ऑर्बिट करते ही ये कस्टम व्यू में चेंज हो जाता है, क्योंकि हम इसे ऑर्बिट करके कस्टमाइज कर रहे हैं। तो यहाँ जैसे व्यू कंट्रोल्स है, यहाँ भी राइट साइड में व्यू क्यूब है। हम चाहे तो व्यूज़ को यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। व्यू कंट्रोल से मैं इसको टॉप व्यू में ले जाता हूँ। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं टॉप आ गया। तो यहाँ आपको चारों डायरेक्शन दिए हुए हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इस कॉर्नर पे अगर हम क्लिक करेंगे तो साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू में चला जाएगा ड्राइंग। वैसे ही साउथ और ईस्ट डायरेक्शन के बीच में जो कॉर्नर है वहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक व्यू में चला जाएगा। राइट में क्लिक किया तो राइट व्यू में चला गया। इस होम आइकन में क्लिक करते ही ये बाय डिफ़ॉल्ट साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू में चला आता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को व्यू कंट्रोल्स और विजुअल स्टाइल कंट्रोल्स के बारे में जानकारी हो गई होगी। तो चलिए इस टैब को अभी मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी ये राइट साइड में जो बार है इसे नेविगेशन बार कहते हैं। इन शॉर्ट नैव बार भी कहते हैं। इसके ज़रिए हम किसी भी ड्राइंग को नेविगेट कर सकते हैं, जूम इन, जूम आउट, पैन, ऑर्बिट वगैरह। बट वो सभी हम माउस के द्वारा ही कर सकते हैं। तो हम माउस कंट्रोल से ही ड्राइंग को नेविगेट करना सीखेंगे। इंटरफेस को जानना इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि कोई भी बार या पैनल कुछ भी अगर गलती से डिलीट हो जाए या हट जाए
और आपको एटलीस्ट अगर पता हो कि उसे क्या कहते हैं तो आप उसे टाइप करके वापस से रिस्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी नैव बार को रिस्टोर किया। व्यू क्यूब को भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये 2D इंटरफेस है तो व्यू क्यूब 2D को यूज़ करना है यहाँ। ये देखिए ये हट गया। और ये दोबारा से रिस्टोर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कमांड लाइन है। यहाँ से कुछ भी कमांड अगर हम डालते हैं तो ये कमांड लाइन हमसे पूछेगा कि आगे क्या करना है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये हमें हेल्प करेगा कि आगे क्या करना है। तो बिगिनर्स के लिए शुरुआत से ही आप लोगों को ये हैबिट कर लेना है कि आपकी आंखें हमेशा कमांड लाइन पे हो। यहाँ देखें, जैसे ही मैंने लाइन टूल पर क्लिक किया, यहाँ ये फर्स्ट पॉइंट देने के लिए कह रहा है। ऐसे ही रैंडमली कहीं भी क्लिक किया मैंने, अब ये कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट डालो। वो भी मैंने रैंडमली क्लिक कर दिया, लाइन बन गया। तो राइट क्लिक करते ही कमांड लाइन से हम निकल गए। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि राइट क्लिक ही एंटर का काम करता है। तो इसको डिलीट कर देते हैं। अब कमांड लाइन अगर आपका गलती से उड़ जाता है तो इसको रिस्टोर करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए 9 की को प्रेस करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये दोबारा से रिस्टोर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और माउस कंट्रोल्स के बारे में जान लेते हैं। मैं कुछ ड्राइंग्स की मदद से आप लोगों को माउस कंट्रोल्स के बारे में अवगत कराऊंगा। तो मैं एक ड्राइंग ओपन कर लेता हूँ। ये सिविल का एक फाउंडेशन ड्राइंग है। तो इसकी मदद से हम माउस कंट्रोल्स के बारे में सीखेंगे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जूम करने के लिए हमें माउस से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो मैं इस कॉलम को जूम करने के लिए इसके आसपास कर्सर को रख के ऊपर की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, और ऑब्जेक्ट को छोटा करने के लिए, जूम आउट करने के लिए नीचे की तरफ स्क्रॉल करना पड़ता है। तो ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके जूम इन और नीचे की तरफ जूम आउट। बस ध्यान रखना है आप अपने कर्सर को सही जगह रख के स्क्रॉल करिए। जिस भी पार्ट को जूम करना है उसके ऊपर कर्सर ले जाके फिर स्क्रॉल करें। आगे बढ़ते हैं और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कैसे करें उस पर बात करते हैं। तो पहला सिलेक्शन मेथड तो सिंपल है। बस आपको जिस भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है उस पर जस्ट लेफ्ट क्लिक कीजिए। जैसे मैंने इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया। अब सिलेक्शन से निकलने के लिए आपको एस्केप की को प्रेस करना है। अब मैं इस कॉलम को थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब सपोज़ हमें इस कॉलम को सिलेक्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, कॉलम के थोड़ा ऊपर ऐसे लेफ्ट क्लिक करके छोड़ देंगे और फिर माउस को दाहिने तरफ ले आएंगे। आप देख सकते हैं एक ब्लू विंडो फॉर्म हो रहा है। इसे ब्लू विंडो सिलेक्शन कहते हैं। और अगर बाएं ओर जाते हैं तो एक ग्रीन विंडो फॉर्म होता है। इसे ग्रीन विंडो सिलेक्शन कहते हैं। देखिए ये कॉलम तो बहुत सारे एलिमेंट से बना है, तो इसे अगर हम सिंगल सिंगल सिलेक्ट करते हैं तो इसमें बहुत टाइम जाने वाला है। तो इसीलिए विंडो सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए मैं फिर से यहाँ ऊपर लेफ़्ट क्लिक करता हूँ, फिर दाएं और माउस को ले आता हूँ। आप देख सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जो पूरी तरह से इसके अंदर आ जाता है वो हाईलाइट हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें इस पूरे कॉलम को इस ब्लू विंडो के अंदर लाना है और फिर दोबारा से लेफ़्ट क्लिक कर देना है। और ये आप देखिए ये कॉलम सिलेक्ट हो चुका है। तो बस ये याद रखिए ब्लू विंडो में जो भी ऑब्जेक्ट पूरी तरह से आ जाएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं कॉलम के आउटर पार्ट को सिलेक्ट नहीं करना चाहता तो मैं इसको ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये अंदर का पार्ट सिलेक्ट हो गया बट आउटर लाइन नहीं हुआ। चलिए अब ग्रीन विंडो सिलेक्शन को समझते हैं। ग्रीन विंडो के लिए हम जहाँ भी क्लिक करेंगे उससे हमें लेफ़्ट की तरफ जाना पड़ेगा। दाएं ओर तो ब्लू विंडो बनता है और ग्रीन विंडो जिस भी ऑब्जेक्ट को टच करेगा वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। उसे ब्लू विंडो की तरह पूरी तरह से विंडो के अंदर आने की ज़रूरत नहीं होती। तो यही बेसिक डिफरेंस है। तो किसी भी ड्राइंग के किसी भी पूरे पोर्शन को अगर सिलेक्ट करना है तो हम ऐसे ग्रीन विंडो की मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ जैसे ये टेक्स्ट भी सिलेक्ट हो रहा है तो दोबारा से करते हैं। ये देखिए ये सेक्शन व्यू आसानी से सिलेक्ट हो चुका है। चलिए एक और सैम्पल ड्राइंग ले लेते हैं। ये एक 3 स्टोरी बिल्डिंग है। इसके ट्यूटोरियल का लिंक भी आई बटन में प्रोवाइडेड है।
आप चाहे तो इसे चेक कर सकते हैं। ये एक सेक्शनल व्यू दिया हुआ है। तो यहाँ इस विंडो पोर्शन को थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब इस विंडो को अगर हमें सिलेक्ट करना है तो हम आसानी से ब्लू विंडो सिलेक्शन का इस्तेमाल करके इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे हमारा वॉल सिलेक्ट नहीं होगा, बट इसे हम ऐसे ग्रीन विंडो से सिलेक्ट नहीं कर सकते। ऐसे करने से ये वॉल भी सिलेक्ट हो जाता है। बट इस चार्जा को अगर हम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे बेहतर होगा कि हम इसे ग्रीन विंडो से ही सिलेक्ट करें। तो ये आप लोगों को टाइम के साथ प्रैक्टिस हो जाएगा कि कहाँ किस सिलेक्शन मेथड का यूज़ करना है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को सिलेक्शन मेथड्स के बारे में अच्छी नॉलेज हो गई होगी। और जूम इन जूम आउट करते वक्त ज़रूर याद रखिए, कर्सर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्सर को सही जगह रखकर ही जूम कीजिए। मतलब जिस पार्ट को जूम करना है कर्सर को वहाँ ले जाकर फिर स्क्रॉल कीजिए, वरना ये ऐसे दाएं बाएं भाग जाएगा, सही से जूम नहीं हो पाएगा। तो शुरुआत में इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर से रखिए। अब पैन के बारे में समझ लेते हैं। पैन यानी इस ड्राइंग को बिना जूम इन जूम आउट किए अगर थोड़ा इधर उधर खींचना हो तो हम क्या करेंगे, हम माउस के स्क्रॉल व्हील को प्रेस करके रखेंगे और फिर माउस को ऊपर नीचे या लेफ़्ट राइट करेंगे, ये ऐसे। कभी भी हम किसी भी पोर्शन को जूम करके पैन कर सकते हैं। नेविगेशन बार में पैन यहाँ है, बट माउस यूज़ करके पैन करना बहुत आसान रहता है। और आखिरी फंक्शन जो माउस के इस्तेमाल से हम लोग सीखेंगे वो है जूम ऑल या फिर जूम एक्सटेंड। इससे क्या होता है, आपके ड्राइंग विंडो में जो भी ड्राइंग है वो फुल जूम हो जाता है। जैसे कि अगर मुझे इस ड्राइंग को जूम करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं स्क्रॉल व्हील को डबल प्रेस करूँगा और ये देखिए ये फटाक से जूम हो गया। नए यूज़र्स के साथ ये प्रॉब्लम अक्सर आती है कि ड्राइंग्स अचानक से कहाँ चली जाती है और फिर मिल नहीं पाती। तो सल्यूशन यही है कि माउस के स्क्रॉल बटन को डबल क्लिक कीजिए। दो सिंगल क्लिक करने से काम नहीं चलेगा, डबल क्लिक ही करना पड़ेगा और ये ड्राइंग फटाक से जूम होके स्क्रीन पे आ जाएगा। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स है जिन्हें शुरुआत से ही जान लेना फ़ायदेमंद रहता है। तो चलिए इस विंडो को मैं अभी क्लोज़ कर देता हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, इसको यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में मैं स्टेटस बार के बारे में बात करूँगा। इनको हम फंक्शन कीज़ के माध्यम से समझेंगे। F1 से F12 तक सारे फंक्शन कीज़ के बारे में अच्छे से जानेंगे। और आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं ऑटोकैड के हिंदी में वीडियोस कंटिन्यू रखूं, तो वीडियोस को ज़रूर से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आप लोगों को ऑटोकैड सिविल के, मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल के बहुत से ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। यहाँ आप लोगों को रेविट के भी ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। आप लोग चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर भी डिफरेंट प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए मैं फ़िलहाल के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।